हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन करें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आदिकालीन साहित्य जनजीवन के विविध अनुभूतियों से प्रकट हुई थी। याद रखिएगा, आदिकालीन साहित्य जनजीवन के विविध अनुभूतियों से प्रकट हुई थी। यह साहित्य सचेतन समाज की सहज स्थितियों से उत्पन्न साहित्य है। उस साहित्य में जीवन की विभिन्न दिशाओं और स्वच्छंद प्रवृत्तियों के विविध चित्र मिलते हैं। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। उस साहित्य में जीवन की विभिन्न दिशाओं और स्वच्छंद प्रवृत्तियों के विविध चित्र मिलते हैं। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न हैं और इसको हम लोग 5 भाग में बांट देंगे। तो इस काल की 5 प्रमुख प्रवृत्ति है, तो याद रखिएगा। तो आप लोग पाँचों को पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद भी इस तरह से लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेज भी आप लोग का ज़्यादा भरेगा और नंबर भी ज़्यादा, मार्क्स मिलेगा। तो पहला हम लोग का है धार्मिकता, दूसरा है वीरगाथात्मकता, तीसरा है श्रृंगारिकता, चौथा है प्रकृति चित्रण और 5वां है भाषा। तो आप लोग ये टॉपिक एक लाइन से दे दीजिएगा, उसके बाद से शुरू कीजिएगा। तो पहला टॉपिक जो है हम लोग का धार्मिकता, तो इस पर लिखना है। डॉक्टर नामवर सिंह धार्मिकता को ही इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति मानते हैं। याद रखिएगा, डॉक्टर नामवर सिंह धार्मिकता को इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति मानते हैं। उनके अनुसार हिंदी साहित्य के आदि काल में प्रवृत्तियों की अराजकता नहीं थी। याद रखिएगा, उनका परिभाषा, उसमें वे तीव्र उगी हुई प्रवृत्तियों का जंगल नहीं था। उस विविधता में भी व्यवस्था थी और वह व्यवस्था यह थी कि 2 स्पष्ट विरोधी साहित्य प्रवृत्ति प्रचलित थी। याद रखिएगा, 2 स्पष्ट विरोधी साहित्य प्रवृत्ति प्रचलित थी। दोनों कौन कौन थी? एक प्रवृत्ति छीनमान थी तो दूसरी प्रवृत्ति वर्धमान थी। याद रखिएगा, एक प्रवृत्ति छीनमान थी तो दूसरी प्रवृत्ति वर्धमान थी। पहले का संबंध राजस्तुति, सामंतों का चरित्र चित्रण, युद्ध चित्रण, केली विलास, बहुविवाह के लिए विजयोन्माद आदि से था। दूसरी का संबंध नीची समझे जाने वाली जातियों के धार्मिक असंतोषों, रूढ़ि विरोधी, मानवीय आत्मगौरव आदि से थी। पहले का आप लोग याद रखिएगा, राजस्तुति, सामंतों का चरित्र चित्रण, युद्ध चित्रण, केली विलास, बहुविवाह के लिए विजयोन्माद आदि से था। तो दूसरी का संबंध नीची समझे जाने वाली जातियों के धार्मिक असंतोष, रूढ़ि विरोधी, मानवीय आत्म गौरव आदि से था। एक का नाम तथाकथित वीरगाथा काव्य है तो दूसरी का तथाकथित योगधारा। इसी योगधारा के अंतर्गत सिद्धों, नाथों और जैनों के धार्मिक साहित्य को माना जाता है। इसी योगधारा के अंतर्गत सिद्धों, नाथों और जैनों के धार्मिक साहित्य को माना जाता है। तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। हमारा नंबर 2 पर जो टॉपिक है वो है वीरगाथात्मकता। ठीक है, नंबर 2 दे करके लिखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में वीरगाथात्मकता को स्वीकारते हुए इस काल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। तो अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में वीरगाथात्मकता को स्वीकारते हुए इस काल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। तो याद रखिएगा कि वीरगाथा काल की संज्ञा क्यों दी है। इस काल में वीरगाथा क्षेत्रीयता के स्तर पर गाया जाता था, क्योंकि इस काल में जो है वीरतापूर्ण रचनाएं होती थी। कविगण अपने आश्रयदाताओं की प्रस्तुति में लीन रहते थे। प्रस्तुति कहिए। जगनीक, चंद्रवरदाई आदि की कविताएं जनता के चित्त को ओज से भरने का कार्य करती थी। इन कवियों की रचनाओं के झंकार से 10 दिशाएं झंकृत हो उठती थी। वीर रस की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। द्रष्टव्य के इस प्रकार के ही, और यह बहुत प्रचलित पंक्ति है, सुनिएगा। 12 वर्ष ले कुक्कुड़ जीवे और 13 ले जिए सियार। 12 वर्ष ले कुक्कुड़ जीवे और 13 ले जिए सियार। वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये आप लोग पंक्ति याद रखिएगा, इसका परिभाषा भी याद रखिएगा। इस काल के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए उत्पन्न हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर युद्धों का वर्णन उतना नहीं किया जितना कि आश्रयदाताओं के नारी लिप्सा और शत्रु राजाओं के मानदर्शन का वर्णन किया है। तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे वीरगाथात्मकता का। हमारा नंबर 3 पर जो टॉपिक है वो है श्रृंगारिकता। तो चलिए इसका बात कर लेते हैं। तो आदिकालीन साहित्य में श्रृंगार प्रधान काव्य ग्रंथों की भी रचना की गई है। तो आप लोग याद रखिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप लोग का रीति काल में ही श्रृंगारिक रचना हुई है, आदिकाल में भी हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, रासों में घर के बाहर का वातावरण प्रमुख है और संदेश रासक के भीतर का।
रासो नए नए प्रेम का रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश रासक पुरानी प्रीति को निखार देता है। याद रखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है। रासों में घर के बाहर का वातावरण प्रमुख है और संदेश रासक के भीतर का। रासो नए नए प्रेम और रोमांस प्रस्तुत करता है। रासो नए नए प्रेम और रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश रासक पुरानी प्रीतियों को निखार देता है। विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका में इतिहास पुरुषों की वीर गाथाएं लिखी है, परंतु पदावली में श्रृंगार के अनूठे दृश्यों का मनोहारी वर्णन किया है। याद रखिएगा, विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका में इतिहास पुरुषों की वीर गाथाएं लिखी है, परंतु पदावली में श्रृंगार के अनूठे दृश्यों का मनोहारी वर्णन किया है। अब हमारा चौथा जो टॉपिक है प्राकृतिक चित्रण, ये काफ़ी छोटा है, इसे आप जितना विस्तार हो खुद से दे सकते हैं। इस काल में प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूपों का चित्रण हुआ है। इस काल में प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूपों का चित्रण हुआ है। रण क्षेत्र में जाते हुए सैनिकों का वर्णन करने के क्रम में नगर, नदी, पर्वत आदि का वर्णन इस काल के कवियों द्वारा किया गया है। हमारा अगला टॉपिक जो है वह है भाषा। भाषा कालीन भाषा है। इस काल में 5 प्रकार की भाषाओं का साहित्य, लेखन व वाचन व प्रयोग हो रहा था। याद रखिएगा, इस काल में कितने प्रकार की भाषाओं का लेखन और वाचन हो रहा था, तो 5 प्रकार का। पहला है प्राकृत, दूसरा मैथिली, तीसरा ब्रज, चौथा खड़ी बोली और 5वां राजस्थानी भाषा। पहला प्राकृत, दूसरा मैथिली, तीसरा ब्रज भाषा, चौथा खड़ी बोली और 5वां राजस्थानी भाषा। रासो कवि राजस्थानी में विद्यापति अवहट और मैथिल में सारंगधर, जीनदत्त सूरी, विनय चंद्र सूरी, अपभ्रंश में अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी में अपनी रचनाएं लिख रहे थे। तो आप लोग का पता चल गया किस प्रकार के कवि की भाषा थी और किस तरह की वो रचना करते थे। बाकी निष्कर्ष आप लोग खुद निकाल के लिख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला टॉपिक है भक्ति काल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।